हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है? जल। तो ये पानी के बारे में है। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, तो वह जल कहाँ चला जाता है? अब देखिए, इसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते हुए ये पढ़ाते हैं। तो वही दी हुई है, हमें अपने पॉइंट के नोट्स इसमें देखने हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेती है। देखिए, जो पानी होता है ना, जब वो गर्म होता है तो आपने देखा होगा कि वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वाष्प बन जाता है। मतलब हवा में चला जाता है वाष्प बन के। ठंडा होने पर क्या होता है? जल जो जल वाष्प होती है, जब जैसे आप देखते होंगे पानी गर्म करते होंगे तो वो क्या होता है, भाप बनता है, थोड़ा सा कम हो जाता है ना, वो वाष्पित हो गया। उसके बाद अगर वो जल वाष्प है, अगर आप वो जब ठंडी हो जाएगी ना, तो क्या होगा कि वो बादलों का रूप ले लेती है। संगनित होकर, ठंडी होकर जब वो संगनित हो जाती है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है, तो वो बादल का रूप ले लेती है। यहाँ से ये वर्षा हिम और सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरती है। तो क्या होता है, जब वो बादल का रूप ले लेती है, उसके बाद ये वर्षा के या फिर हिम यानी बर्फ, छोटी बर्फ के रूप में, या हिम मतलब बर्फ और पानी दोनों के रूप में धरती पे आती है। देखिए, थलशाला ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। यहाँ पे एक थल वैसे चित्र दिया हुआ है, उसको कहते हैं थलशाला। थलशाला। ठीक है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। तो देखिए, वाटर क्या करता है ना, हमारी अर्थ में एक साइकिल की तरह चलता है। ठीक है, नदी से वाष्पित होके वो हवा में जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होके वापस नदी में जाएगा। तो एक तरीके से इसका साइकिल चलता है। ठीक है, तो जिस तरीके से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, कभी बर्फ में जाता है, कभी वो वाष्प बन जाता है, कभी पानी तरल रूप में रहता है, और महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच, या तो वो महासागरों में मिलेगा या वायुमंडल में या धरती में, कहीं पे भी, तो बीच ये एक चक्कर लगा देता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। ठीक है, एक मतलब इस तरीके का एक, जैसे आप जार में देख रहे हैं पेड़ लगे हैं, इस तरीके की हमारी पृथ्वी है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित है, वही आज भी मौजूद है। तो जो आप जल यूज करते हैं ना, वो लाखों करोड़ों साल पुराना है वो पानी। ठीक है, पहले जो भी जीव रहे वो भी यही जल यूज करते थे, हम भी। तो ये जो जल है, वो लगातार पृथ्वी में जितना है उतना मौजूद है। तो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, जो पहले मौजूद था वही जल है। मतलब जल अ, एक ही रहता है। ठीक है, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी जल जो है अपना ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक नदी से वाष्पित हुआ, फिर बादल बन के किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे गया, फिर वहां पे वो बरस गया। तो जल हम एक ही यूज करते हैं। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद है। देखिए, जो हमारा जल होता है उसमें क्या होता है, लवण होते हैं। तो जिस पानी में लवण नहीं होते, जो ताज़ा मतलब पानी होता है, फ्रेश वाटर, वो कहाँ, नदी, ताल, सोते या हिमनद में होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। ठीक है, जैसे आप कभी समुद्र का पानी पियेंगे तो आपको काफ़ी नमकीन लगेगा, तो उसका जल जो है वो लवणीय होता है, उसमें लवण होते हैं। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो ये नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो समुद्र का पानी होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे जल था, उसका वाष्पीकरण हुआ, वो ऊपर गया, संघनन हुआ, बादल बन गए, फिर बादल बरस गए तो वर्षण हो गया, और वापिस जल नदी में आके गिर गया। तो ये एक जल चक्र चला, जहां से जल चला वहीं पर आ गया। अब फ्रेंड्स, अगर आप ये चित्र देखेंगे साइड में जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ झीलें दी हुई है, जैसे आप उत्तर अमेरिका में देख सकते हैं, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, ये आपको याद करनी है, आपको एक मैप पे इनको लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं विनीपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिसिसिपी नदी, सॉल्ट लेक सिटी। इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन सी लेक आती है, ग्रेट बियर लेक है या ग्रेट स्लेव लेक है। तो ये आपको याद करनी है। साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं अमेजन नदी है, बीच में देख सकते हैं कैरिबियन सागर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बीच, अमेरिका के बीच। और देखिए, दक्षिण अमेरिका में क्या है, अमेजन नदी है।
इसके बाद आप अफ्रीका में देख सकते हैं नाइजर नदी है, नील नदी है, विक्टोरिया झील, कॉन्गो नदी है और ऑरेंज रिवर है। और आप इधर एशिया में यूरोप में देख सकते हैं दानुबी नदी है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, आप देख सकते हैं लाल सागर है, फिर अरब सागर है, फिर एशिया में देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, और चाइना में हांगी नदी, ठीक है। और पूर्वी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, कर्क रेखा, कोरल सागर, और देख लिए ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग नदी। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें और नदियां हैं ये आपको याद करनी है। एक देखिए मैं मैप सीरीज भी करा रही हूँ, उसमें भी मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, और आपको जो इसमें मैप मिल रहे हैं वो भी आपको याद करते जाने हैं। देखिए लवणता, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, ठीक है। तो लवणता क्या है कि 1000 ग्राम जल में कितने जो है नमक की मात्रा मौजूद है उसको हम लवणता कहेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महासागर की औसत लवणता कितनी है तो वो 35 है, भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब देखिए जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसका 3/4 पार्ट क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है। और जो धरती है वो कम है। यदि धरती मतलब सॉरी जो थल है, स्थल का भाग है वो कम है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। देखिए इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जल तो खूब सारा है लेकिन क्या है वो नमकीन है। आप समुद्र का पानी तो उसको पी नहीं सकते। जो ताज़ा पानी है, जो जिस पानी में लवण नहीं होते हैं वो पानी बहुत कम रहता है, ठीक है। और जितना पानी आप देख रहे हैं उसको हम कितना पॉल्यूटेड करते आ रहे हैं, नदियों को, इन सबको। तो अब क्या है, पीने के पानी की और कमी होती जा रही है, इसलिए पानी की कमी है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। देखिए जो जल वितरण का ये प्रतिशत दिया हुआ है ये आपको अच्छे से ध्यान करना है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखिए महासागरों में 97.3% जल है। मतलब जितना 100% जो धरती पर जल है उसमें 97.3% तो सिर्फ सागर में है, ओशंस में, ठीक है। और बर्फ छत्रक मतलब जहाँ पे बर्फ जमा रहती है जैसे कि अंटार्कटिका, आर्कटिक हो गया, तो वहाँ पे 2.02% क्या है, बर्फ के रूप में है। भूमिगत जल, ठीक है, जो जमीन से पानी निकलता है वो कितना है, 0.68। देखिए ये 1% से भी कम है ना, 0.68। झीलों का आलवण जल स्थलीय, ठीक है। झीलों में कितना जल है, जो जिनमें मतलब लवण नहीं है, वो ताज़ा जो कहते हैं फ्रेश वाटर, तो वो है 0.009, ठीक है। ये बहुत ही कम है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीने झीलें, देखिए कुछ झील होती है जो जिनमें मतलब नमकीन पानी होता है, नमक होता है, तो उसमें कितना वाटर है, 0.009, ये दोनों इक्वल है। वायुमंडल में कितना है, 0.0019, ठीक है। झीलों से ज्यादा तो देखिए वायुमंडल में है, नदियों में उससे भी कम है, 0.0001। इतना कम पानी होता है, इसका आपको परसेंटेज ध्यान रखना है। देखिए इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मतलब जो हमारा डेड सी है, मृत सागर इसराइल में पड़ता है, वहाँ की लवणता सबसे ज़्यादा है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। यहाँ पर पता है कोई डूबता नहीं है, जो डेड सी है वहाँ पर कोई डूबता नहीं है, यहाँ पे लोग तैरते रहते हैं क्योंकि जो नमक है वो मतलब क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है, सघन बना देता है पानी को, तो कोई डूबता नहीं है। तो अगर आपको डर लगता है डूबने से तो आप यहाँ जाके तैर सकते हैं। देखिए जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। ठीक है, देखिए जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन हम उसे बहुत खतरनाक स्तर पर बर्बाद कर रहे हैं। कैसे, हम देखिए इतना ज़्यादा तो कचरा डाल रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। भूमिगत जल जो है वो, जो हम एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से वो भी इतना गंदा हो गया है पानी, ठीक है। और कई जगह बहुत ज़्यादा पानी गंदा हो गया क्योंकि इंडस्ट्री का इतना कचरा डलता है, समुद्र भी इतना गंदा। तो मतलब एक तरीके से हम आगे के लिए अपने लिए ना विनाश के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जो जल हमारे पीने के लिए ज़रूर है उसको तो साफ सुथरा और उसको तो बचा के हमें रखना ही चाहिए। आगे कहते हैं 40-50 साल बाद जो युद्ध होंगे ना वो जल के लिए ही होंगे। और अभी भी देखिए कितनी स्टेट में लड़ाइयाँ हो जाती है सिर्फ पानी की वजह से। देखिए अब पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण।
समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नमक, बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। अब देखिए ये जो दिया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। देखिए झील में जो पानी होता है ना वो एक मतलब लिमिटेड एरिया में रहता है तो वो रुका रहता है, लेकिन महासागर का जल है वो हमेशा गतिमान, मतलब वो जाता रहता है एक ओशन से दूसरे ओशन ऐसे करके, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों में गति होती रहती है ना, जो धाराएं हैं वो चलती रहती है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। ठीक है, तरंगे आती है, ज्वार भाटा आता है, मतलब एक टाइम पानी जो हमारा तट होगा उस पर चढ़ जाए, काफी ऊपर तक आ जाएगा, एक बार बिल्कुल नीचे चला जाएगा। धाराएं होती हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो 22 मार्च को बनाते हैं विश्व जल दिवस, याद रखना। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। देखिए जब क्या होता है ना, समुद्र के ऊपर खूब तेज हवा चलती है तो उसके साथ क्या होता है ना, पानी तो है तो उसमें क्या होता है, तरंगे उठने लगती हैं। तो जितनी तेज हवा होगी, पवन होगी, उतनी तेज उतनी बड़ी तरंगे भी होती हैं। अब देखिए साइड में एक चित्र भी बना हुआ है, ऐसी तरीके की तरंगे होती हैं। तो इनको पढ़ेंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तो देखिए जब जल ऊपर नीचे होता है काफी बड़ी उसमें, तो उसको तरंगे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का अर्थ है। ठीक है, पोताश्रय तरंगे कहते हैं क्योंकि जब सुनामी आती है तो जो पोर्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए। देखिए तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। देखिए जब क्या होता है, तरंगे काफी तूफान आता है बहुत तेज तो काफी ऊंची जो पवन तरंगे है जल की, तो वो उठती हैं, उसी कारण क्या है काफी विनाश हो सकता है तट पर। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। देखिए क्या है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि ओशन के अंदर की जो तल है, ठीक है, वो क्या है एक सा है, नहीं है, ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर भी क्या है, ज्वालामुखी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, हर तरीके के लैंडस्केप आपको वहां पे भी मिलेंगे। जो ओशन है उसके नीचे तो क्या होता है, जब वहां पे कभी भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूट जाता है समुद्र के अंदर, जल के नीचे भूस्खलन हो जाता है, तो क्या होता है, महासागरीय जल विस्थापित हो जाता है। वो मतलब उसके बाद क्या है, उस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे आप एक प्लेट रखेंगे ना, प्लेट के ऊपर पानी रखेंगे, है ना, और अगर आप प्लेट को हिलाएंगे डुलाएंगे तो देखिए पानी भी हिलेगा डुलेगा। इसके मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अगर ये तरंगे 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे हैं तो इनको सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो देखिए इन तरंगों की गति कितनी ज्यादा होती है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। देखिए 2004 में जो सुनामी आई थी उससे जो भारत का तटीय क्षेत्र था वो काफी उस पर विनाश हुआ था। पहले क्या था, इतने अच्छे वार्निंग सिस्टम भी नहीं रहते थे। तो सुनामी के बाद जो हमारा अंडमान निकोबार पे जो सबसे दक्षिण का पार्ट है, मतलब सबसे दूर का जो हमारा दक्षिण का पार्ट है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो डूब गया था। तो देखिए अब सुनामी का यहाँ पे एक वर्णन दिया हुआ है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। उस समय क्या हुआ था कि सुनामी आई थी काफी, जिससे काफी विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंश सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। तो क्या था कि एक भूकंप आया था, ठीक है, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में पड़ता है सुमात्रा, वहां पर क्या है, उसकी सीमा पर क्या है, एक भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9 मापी गई। ये बहुत ज्यादा है 9, ठीक है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई। देखिए प्लेट होती है, मैंने आपको बताया होगा कि हम क्या प्लेट्स पे हैं, तो इंडियन प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, इस कारण ये भूकंप आया। अब देखिए अगर आप पानी रखेंगे, है ना, मान लीजिए एक
ऐसी चीज़ पे रख लीजिए, पॉलीथीन पे पानी भर लीजिए, और देखिए नीचे से अगर आप पॉलीथीन को मूव करेंगे तो देखिए ऊपर का पानी मूव होगा। इसी तरीके क्या है, प्लेट्स बनी हुई है, उनके ऊपर ओशन है, तो जब वो प्लेट मूव होंगी तो ओशन का पानी भी मूव होगा। मैं आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है कि उस तरीके से पानी भी जो ओशन के ऊपर है वो भी क्या है, उसमें गति हो जाती है। और ठीक है, कहाँ पे थे हम? इस कारण ये भूकंप आया। तो क्या हुआ कि जो प्लेट थी, जो भारतीय प्लेट थी, वो वर्मा प्लेट के नीचे दब गई, समुद्र तल में क्या है, अचानक गति उत्पन्न हो गई, इस कारण भूकंप आया। भूकंप भी आया। भूकंप क्या होता है, ये प्लेटों में गति होती है तभी भूकंप आते हैं। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। जो महासागर का तल था वो क्या है, नीचे की तरफ झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसकी ओर बहने लगा। तो देखिए जब मान लीजिए कि अगर तल नीचे हो गया तो वहां पर खाली जगह आ गई, वहां पर पानी आया, और वो जो पानी आया तो क्या है, उस जगह खाली जगह को भरने के लिए काफी तेजी से जल आया है ना, दूसरी जगह से। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। तो जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है उधर से जल हटने लगा और इस तरफ आने लगा, जो गैप बन गया था उसको भरने के लिए। भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे चली गई तब जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। देखिए भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया, ठीक है, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। देखिए इतनी ज़्यादा गति से जो है पानी आया 800 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। जो इंडियन ओशन है वहाँ पे जो द्वीप थे, ठीक है, आइलैंड्स, वो क्या है, डूब गए काफी सारे। भारतीय सीमा पर धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। मैंने अभी आपको बताया अंडमान निकोबार में जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, उसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह तथा श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई, तो इनकी गति थोड़ी कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे नुकसान हुआ। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुए। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता रखना है कि हाँ ऐसी एक घटना भारत में हुई थी, उसका रीज़न ये था, बस। ठीक है, तो जो तटीय भाग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एकदम तेजी से पानी आ जाता है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी की संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। समुद्र का भूकंप का हम जल्दी पता नहीं लगा सकते, लेकिन जो सुनामी आए तो उसका हम 3 घंटे पहले पता लगा सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं है। देखिए हमारे इंडियन ओशन में सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपिक क्रिया बहुत कम होती है। यहाँ पर जो है सुनामी कम आती है प्रशांत महासागर से। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, इतनी बुरी तरीके से उस वक्त यहाँ पे विनाश हुआ था। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर के निरीक्षक आरंभिक चेतावनी की प्रणाली और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। देखिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी थी, तो क्या हुआ, लोगों को पता नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, और कोई चेतावनी भी नहीं मिली, तो काफ़ी नुकसान हुआ। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब सुनामी आती है तो पता है क्या है, तट से ना पानी वापस जाने लगता है और फिर विनाशकारी तरंगे उत्पन्न होती है। तो कभी आप बीच में हो, एकदम पानी हटने लगे, तो आप वहाँ से देखने के लिए खड़े मत होइए, वहाँ से चले जाइए, क्योंकि देखिए उसके बाद विनाशकारी तरंगे आती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंची स्थानों पर न जाकर अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। जब पानी पीछे को गया, ठीक है, मैंने आपको बताया खाली स्थान को भरने के लिए जब भूकंप आया था, तो क्या हुआ कि पानी पीछे हटा तो लोग देखने के लिए उसको और आगे आ गए। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि जो दर्शक थे काफ़ी, मतलब जो वहाँ पे लोग थे वो मर गए। तो इसलिए जब कभी ऐसा हो तो आप उस वक्त वहाँ से चले जाएं, एकदम पानी से पीछे जा रहा हो तेज़ी से।
देखिए फ्रेंड्स, ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में क्या होता है, 2 बार जो, अगर आप तट पे होंगे तो क्या है, जो महासागर का जल है वो उठता है और गिरता है, मतलब आगे आएगा और पीछे जाएगा, तो जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब आगे आएगा काफी ज्यादा तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, तट से पीछे चला आता है, तो उसे भाटा कहते हैं। देखिए ज्वार में क्या हुआ, आगे आएगा काफी तेजी से और भाटा में काफी पीछे चला जाएगा। अब देखिए आते क्यों हैं, ये आप एक पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं, लघु ज्वार भाटा। देखिए सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा, ये देखिए किस स्थिति में है, 90 डिग्री में। और देखिए बृहद, तो लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। और बृहद ज्वार भाटा कब आता है, देखिए एक ही एंगल में रहते हैं, मतलब लाइन से रहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या रहती है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। तो देखिए सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। देखिए क्या है, जो सूर्य है ना और जो चंद्रमा है, वो दोनों क्या है, अपना जो उनका गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है, जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण क्या है, पृथ्वी पर बल लगाते हैं, पृथ्वी को खींचते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी में का जल होता है वो खिंचता है, तो उसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। और देखिए आप ये भी ध्यान रखिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से पास है और सूर्य थोड़ा दूर है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा, देखिए जब पृथ्वी होगी तो उसका जो जल है वो चंद्रमा के पास होगा, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जो पृथ्वी का जल होगा उसको खींचेगा अपनी तरफ, है ना, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो क्या आते हैं, उच्च ज्वार आएंगे। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब पूर्णिमा या अमावस्या होती है, जब आपको फुल मून दिखेगा और आसमान में चांद नहीं दिखेगा अमावस्या, तो उसमें क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। आप देखिए जब ये एक सीध में है तो क्या है, काफी तेज ज्वार उठते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। देखिए क्या होता है ना, देखिए जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो क्या होता है, चांद और सूर्य का, देखिए आप देखिए, इस एक तरफ सूर्य है पृथ्वी की, दूसरी तरफ चांद है, तो देखिए दोनों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लग रहा है। ठीक है, चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। अब दोनों का बल पड़ रहा है महासागरीय जल पर, परिणाम स्वरूप क्या आएगा, निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसमें क्या पड़ेगा, जो ऊपर चित्र में दिया है, लघु ज्वार भाटा। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होते हैं, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब उच्च ज्वार आता है तो जैसे नाव होगी तो वो आसानी से तट तक पहुंच जाएगी। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो आसानी से क्या है, जहाज में क्या रहेंगे, पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, मछलियां भी आ जाएंगी पानी के साथ, तो ये मछली पकड़ने में भी होते हैं, यूजफुल होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इनके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई की मछलियां पकड़ लेते हैं। तो उच्च ज्वार इसलिए मछुआरों के लिए अच्छा होता है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जब पानी उठता है और गिरता है तो इससे विद्युत लाइट भी उत्पन्न की जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, क्या होता है ना, जो पानी होता है वो भी एक धारा के रूप में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में चलता है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। तो ये नियमित रूप से बहती हैं धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं। ये गर्म और ठंडी हो सकती है। देखिए अगर, देखिए भूमध्य रेखा सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र, इक्वेटर, अगर वहां पे धारा होगी तो ऑब्वियसली गर्म होगी। अगर जैसे ध्रुवों पे होगी तो देखिए वहां पे ठंडा रहता है तो ठंडी धारा होगी। तो इस तरीके से जो धाराएं होती है वो गर्म और ठंडी भी हो सकती है। समानतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया, गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और ये देखिए ये ठंडे पानी की तरफ चलेंगी ध्रुवों की ओर।
ठंडी धारा है ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। जो ठंडी धारा है वो कहाँ से, उच्च अक्षांश से मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा यानी निम्न अक्षांश की ओर आएंगी। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं। जो लैब्राडोर महासागरीय धारा है वो कैसी है, ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो देखिए जब धारा आती है तो जो वहां पे मान लीजिए जो भी क्षेत्र है तट वाला, तो उसके तापमान को भी प्रभावित करेंगी। गर्म धाराओं से गर्म तापमान होगा, ठंडी धाराओं से ठंडा। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। देखिए जब ठंडी और गर्म धाराएं मिलेंगी वहां पर जो मतलब मत्स्य है वो ज़्यादा होगा, है ना, फिश पकड़ने वाला इंडस्ट्री वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर ये अच्छा सा एक मतलब जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है यहाँ पर काफ़ी मत्स्य का क्षेत्र होते हैं। अब देखिए ये वाला जो मैप दिया हुआ है महासागरीय धाराएं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए मैप में कभी वो मत करिएगा कंजूसी बनाने में, पढ़ने में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपके काफ़ी मार्क्स ले आएंगे। तो देखिए हम इन्हें समझेंगे। देखिए शीत धाराएं जो हैं वो ब्लू से बनी हुई हैं और गर्म धाराएं हैं वो रेड से बनी हुई है। तो हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे पहले प्रशांत अटलांटिक महासागर में। तो देखिए आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आ रही है लैब्राडोर धारा, ठीक है। कहाँ से, उत्तरी अमेरिका में ऊपर की तरफ देखिए ग्रीनलैंड के पास लैब्राडोर धारा आ रही है प्रशांत अटलांटिक महासागर में। तो ये गलत लिखा है प्रशांत ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर लिखा होना चाहिए था। तो देखिए ऊपर से जो लैब्राडोर धारा आ रही है वो ठंडी धारा है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रही है वो गर्म धारा है। जब ये दोनों यहाँ पर मिलती होंगी तो यहाँ पर क्या मत्स्यन का क्षेत्र होता होगा। उत्तरी अटलांटिक प्रभाग गर्म ऊपर की तरफ जा रहा है ध्रुव की तरफ। कैनरीज की धारा कैसी है, ठंडी धारा। ये काफ़ी पूछे जाते हैं, अगर आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी टाइम तक यूजफुल रहेंगे। तो देखिए विषुवतीय धाराएं चलती हैं भूमध्य रेखा के पास बीच में 0 डिग्री पे, तो ये गर्म ही होती हैं। और नीचे देखेंगे इक्वाडोर विपरीत धारा, ये गर्म होती है। ब्राजीलियन धारा गर्म होती है। जो फॉकलैंड धारा है साउथ अमेरिका के पास, तो देखिए वो ठंडी होती है। पश्चिमी वायु प्रवाह है। वेनेजुएला धारा ठंडी होती है। अब देखिए आप हिंद महासागर में विषुवत विपरीत धारा गर्म होती है। ओग्लोहास धारा जो है अफ्रीका के पास वो भी गर्म होती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी होती है। अब प्रशांत महासागर देखेंगे, दोनों साइड में दिया हुआ है। तो देखिए पहले अब जापान के पास क्यूरोशियो धारा गर्म है, ओयासियो धारा जो है वो ठंडी है। और दूसरी तरफ देखेंगे अलास्का धारा जो है गर्म है लेकिन कैलिफोर्निया धारा ठंडी है। और हम्बोल्ट पेरू की जो धारा है वो ठंडी है। उसके बाद ये एक तरफ से आप देखेंगे नीचे एक ही तरफ जा रही है पश्चिमी वायु प्रवाह, ये ठंडी होती है। और जो ध्रुवों के पास चलती है विषुवतीय धारा और जो विपरीत धारा चलती है ये गर्म ही होती है ध्रुवों के पास। तो देखिए इनका एक साइकिल सा चल रहा है ठंडी धारा और गर्म धारा का। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी ठंडी धारा है कौन सी गर्म धारा है। कोई भी एक याद रख लीजिए, ठंडी धारा याद रख लीजिए तो आपको फिर बाकी बची हुई गर्म रहेगी। तो ठंडी में कौन कौन सी, लैब्राडोर है, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है, वेनेजुएला है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा है, ये सारी कौन सी आती है, ठंडी धारा में आती हैं। कैनरीज की धारा है, वेनेजुएला है, ये सब आपको याद रखनी है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे का मौसम होता है, इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा आती है। तो देखिए जब ठंडी और गर्म धारा मिलेंगी वहाँ पर क्या होता है, कोहरा, फॉग हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो देखिए आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा इस चैप्टर में, और जो मैप बने हुए हैं आप उसे ज़रूर बनाइएगा। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।